अब हम एक और प्रश्न हल कर रहे हैं। सभी ने कॉपी में प्रश्न उतार लिया होगा। प्रश्न को पढ़ेंगे जिसमें लिखा है कि हमें प्रचालन अधिशेष निकालना है। जो आपका फॉर्मूला है उसके अंदर देखिए प्रचालन अधिशेष लिखा हुआ है और उस प्रचालन अधिशेष को निकालने के लिए हमें जो जमा करनी पड़ती हैं मदें उसी के हिसाब से हम करेंगे। आपको फॉर्मूला देखना है और मैं बोलता जाता हूँ, आप समझ जाएंगे। प्रचालन अधिशेष ज्ञात करने में नंबर 1 पे लिखा है सबसे पहले लगान ऑब्लिक किराया ऑब्लिक रॉयल्टी। भूमि को ये 3 आय प्राप्त होती है, लगान किराया रॉयल्टी। तो मैंने कहा था अगर एक दे रखा है एक जमा करेंगे, 2 दे रखे हैं दोनों जमा करेंगे, अगर तीनों दे रखे हैं लगान भी दे रखा है किराया भी दे रखा है रॉयल्टी भी दे रखी है तो तीनों को जमा कर लेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न में देखेंगे लगान किराया रॉयल्टी में से क्या क्या दे रखा है। प्रश्न में नंबर 2 पर दे रखा है लगान, किराया नहीं दे रखा, नंबर 4 पर दे रखा है रॉयल्टी। तो वैसे ही करेंगे। हमें क्या निकालना है, प्रचालन अधिशेष। तो प्रचालन अधिशेष लिखेंगे और बराबर का निशान। तो प्रचालन अधिशेष और बराबर का निशान आपको पूरा लिखना है प्रचालन अधिशेष। तो सबसे पहले लगान नंबर 2 पर है, जमा करेंगे रॉयल्टी नंबर 4, ठीक है। अब उसके बाद में लगान किराया रॉयल्टी के बाद में लिखा है पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज क्या हमें दे रखा है, नहीं दे रखा, तो हम उसे नहीं लिखेंगे। नंबर 3 पर लिखा है लाभ, हमें लाभ भी नहीं दे रखा, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं लाभ के 3 हिस्से होते हैं, तीनों को जोड़कर लाभ निकल जाता है। तो सबसे पहला क्या है, लाभांश। लाभांश नंबर 5 पर है तो इसे प्लस करेंगे। फिर उसके बाद में निगम कर नंबर 6 पर है ये, और उसके बाद में अवितरित लाभ जिसे निगम बचते हैं प्रतिधारित आय भी कहते हैं, तो नंबर 7 है, इसे भी प्लस कर लेंगे। इन तीनों को मिला के हमें क्या प्राप्त हो गया, लाभ। जब भी प्रश्न हल किया जाता है आपको सिर्फ फॉर्मूला देखना है और मैं सॉल्व करता जाऊंगा। तो दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले प्रचालन अधिशेष निकालने में भूमि को क्या मिलता है, लगान किराया रॉयल्टी। हमें क्या दे रखा है, लगान और रॉयल्टी। उसके बाद में पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज नहीं दे रखा, जब नहीं दे रखा तो कोई बात नहीं, छोड़ देंगे उसे। अगला लिखा है लाभ, लाभ नहीं दे रखा लेकिन उसके तीनों कंपोनेंट दे रखे हैं, घटक दे रखे हैं, तो तीनों को जोड़ के लाभ निकल जाता है। पहला है हमारा लाभांश दे रखा है, फिर उसके बाद में निगम कर और फिर अवितरित लाभ। इसके अलावा और कुछ है प्रचालन अधिशेष में, नहीं। अब हम सबको जमा कर लेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। हमारा लगान हो गया 625, रॉयल्टी 25, लाभांश हमारा है 225, निगम कर 75 और अवितरित लाभ 50। जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो बहुत ध्यान से पुट करनी है वैल्यू, कई बच्चे गलत उतार देते हैं। तो हमें 5 चीजें जोड़नी है और हमारा प्रचालन अधिशेष निकल आएगा। अब हम सबको जोड़ेंगे, सॉल्व करेंगे। 625 और 25 650, 650 में जोड़ेंगे 225, 650 में 25 जोड़ लेंगे पहले, 675, 775, 875, 875 के अंदर 75 जोड़ेंगे 950 और 950 में 50 जोड़ेंगे 1000। 1000 क्या है देखेंगे प्रश्न में।
करोड़ रुपए, तो हम लिखेंगे 1000 करोड़ रुपए। तो इस तरह से इस प्रश्न को भी हल कर लिया। अभी तक हमने आय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना नहीं की है। हमने सिर्फ कर्मचारियों का पारिश्रमिक निकालना सीखा, प्रचालन अधिशेष निकालना सीखा। अब अगले प्रश्न में हम राष्ट्रीय आय ज्ञात करना सीखेंगे। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे न्यूमेरिकल, और किस तरह से फॉर्मूला लगाते हैं वो भी देखेंगे। प्रश्न आप सभी ने कॉपी में उतार लिया होगा। प्रश्न में लिखा है कर्मचारियों का पारिश्रमिक ज्ञात कीजिए। तो हमारे फॉर्मूले में कर्मचारियों का पारिश्रमिक भी दे रखा है और उसकी 4 मदें भी दे रखी हैं। तो देखेंगे उसके अंदर सभी फॉर्मूले में देखेंगे कर्मचारियों का पारिश्रमिक ज्ञात करना है, तो उसकी मदें दे रखी हैं 4। पहली है नगद मजदूरी एवं वेतन। क्या ये दे रखा है प्रश्न में? नगद मजदूरी एवं वेतन नंबर 1 पर ही दे रखा है, कर्मचारियों का नगद मजदूरी। ठीक है, तो हम कर्मचारियों के नगद मजदूरी जो कि है 560,000 रुपए, उसको लिख लेंगे। तो सभी कर्मचारियों का पारिश्रमिक बराबर, कर्मचारियों का पारिश्रमिक लिखने के बाद बराबर डालेंगे और उसके अंदर कर्मचारियों का नगद मजदूरी। ठीक है, कर्मचारियों का नगद मजदूरी कौन से नंबर पे है? नंबर 1। अब दूसरा है हमारे फॉर्मूले में किस्म के रूप में मजदूरी। नंबर 2 देखेंगे निशुल्क चिकित्सा सुविधा। मैंने आपको अभी पिक्चर भी भेजा था जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है किसी तरह की निशुल्क चिकित्सा सुविधा दी जाती है तो वह किस्म के रूप में मजदूरी है। इसका मतलब इसे भी प्लस करेंगे, तो +2। अगला है घायल श्रमिक द्वारा बीमा कंपनी से प्राप्त मुआवजा। अब यहां पर बच्चे गलती करते हैं। यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि श्रमिक को बीमा कंपनी से मुआवजा मिला, लेकिन जो उसकी महीने की किश्त भरी जाती है वह किसने भरी? यहां पर नहीं लिखा कि मालिक ने भरी है या कर्मचारी ने स्वयं भरी है, इसलिए क्वेश्चन मार्क है। और जब हमें क्लियर ना हो कि किसके द्वारा बीमा चुकाया गया है तो उसे शामिल नहीं करते। शामिल करते हैं सिर्फ मालिक द्वारा या नियोजक द्वारा सुरक्षा बीमा योजनाओं में अंशदान को। उसके बाद में नेक्स्ट टर्म है हमारी बिक्री स्टाफ को कमीशन का भुगतान। कमीशन भी क्या होता है हमारा? किस्म के रूप में मजदूरी, तो इसे भी प्लस करेंगे। तो किस्म के रूप में मजदूरी है, यह भी हमारा कमीशन। लास्ट में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में अंशदान है। थर्ड पॉइंट हमारा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में अंशदान, और यहां पे साफ साफ लिखा नियोक्ता द्वारा। नियोक्ता मतलब मालिक द्वारा, तो इसे भी प्लस करेंगे। हमें इस तरह से करना है, कर्मचारियों का पारिश्रमिक लिखना है, बराबर जो जो नंबर है उनके लिख लेने। अब वैल्यू पुट करेंगे, देखेंगे वैल्यू पुट करेंगे तो नंबर 1 है 560 जमा नंबर 2 है 70, नंबर 4 है 40 और नंबर 5 है 60। तो इस तरह से सभी को जोड़ेंगे हम। 560 और 70 कितना होता है हमारा? 630। 630 के अंदर 40 जोड़ेंगे 670, और 670 में 60 जोड़ेंगे तो आ गया 730। ये 730 लिख करके जो आंसर छोड़ देगा उसका आंसर गलत हो जाएगा, 1 नंबर कट जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रश्न को देखेंगे तो वहां पर क्या है? 730 1000 रुपए। 1000 रुपए हो तो 1000 रुपए लिखेंगे, करोड़ रुपए हो तो करोड़ रुपए लिखेंगे,
लाख रुपए हो तो लाख रुपए लिखेंगे, इसका नंबर कटता है अगर आप नहीं लिखते तो, आधे से एक नंबर काट लिया जाता है, तो इसलिए लिखेंगे 730,000 रुपए। तो इस तरह से प्रश्न को हल किया जाता है। अब हम आय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना का एक न्यूमेरिकल करेंगे। तो सभी का ध्यान फॉर्मूले के ऊपर होना चाहिए और साथ ही साथ प्रश्न के ऊपर होना चाहिए। प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, तो सभी फॉर्मूले को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले फॉर्मूले में लिखा है कर्मचारियों का पारिश्रमिक। कर्मचारियों का पारिश्रमिक कहीं पर लिखा है हमारे प्रश्न के अंदर, देखेंगे सभी, नहीं लिखा हुआ। इसका अर्थ है कि हमें उसकी मदें देखनी पड़ेंगी। पहली मद है कर्मचारियों के पारिश्रमिक की नगद मजदूरी एवं वेतन। क्या वह दे रखा है नगद मजदूरी एवं वेतन? देखेंगे सभी, दे रखा है सबसे आखिर में नंबर 10 पर, मजदूरी और वेतन। अब नगद शब्द है नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ता, मजदूरी और वेतन दे रखा है। तो सबसे पहले हमें याद रखना पड़ेगा कि जब भी हम आय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो हमें सबसे पहले घरेलू आय प्राप्त होता है। देखेंगे सभी, कर्मचारियों का पारिश्रमिक, प्रचालन अधिशेष, मिश्रित आय बराबर घरेलू आय। तो घरेलू आय निकलती है हमारी, इसका मतलब है क्या निकलेगी? एनडीपी हमारी निकलेगी घरेलू आय, एनडीपीएफसी। हमें प्राप्त होगा घरेलू आय। सबसे पहले हम घरेलू आय निकालेंगे, एनडीपीएफसी। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? कर्मचारियों के पारिश्रमिक के अंदर मद दे रखी है नगद मजदूरी या वेतन, जो कि आपके नंबर 10 पर है। तो सेम वैसे ही करेंगे, नंबर 10 प्लस करेंगे। उसके बाद में दूसरी मद दे रखी है, फॉर्मूले में देखो, किस्म के रूप में मजदूरी। क्या प्रश्न में किस्म के रूप में मजदूरी दे रखा है? नहीं दे रखा, तो इसे छोड़ देंगे। उसके बाद में नंबर 3 पर है मालिकों द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में अंशदान। तो देखो नंबर 2 पर लिखा हुआ है सामाजिक सुरक्षा में मालिकों का योगदान। लैंग्वेज चेंज हो सकती है, तो मालिकों का योगदान है, नंबर 2 प्लस करेंगे। ठीक है। उसके बाद में है फॉर्मूले में देखेंगे सेवानिवृत्त पेंशन। क्या दे रखा है? सेवानिवृत्त पेंशन नहीं दे रखा। ठीक है, तो कर्मचारियों के पारिश्रमिक में केवल 2 ही मदें हैं। अगला आता है प्रचालन अधिशेष। प्रचालन अधिशेष में नंबर 1 पर है भूमि, लगान, किराया, रॉयल्टी। देखो इनमें से क्या क्या दे रखा है? सिर्फ हमें किराया दे रखा है, तो किराया नंबर 5 पर है, प्लस कर लेंगे 5। ठीक है, लगान, किराया, रॉयल्टी में 1 दे रखा है तो 1 जोड़ेंगे, 2 दे रखे हैं 2 जोड़ेंगे, तीनों दे रखे हैं तीनों जोड़ेंगे। यहां पर सिर्फ किराया दे रखा है, प्लस कर लिया। उसके बाद में पूंजी पर ब्याज दे रखा है हमें, पूंजी पर ब्याज नंबर 3 पर सिर्फ ब्याज लिखा है, तो ब्याज पूंजी पर ही होता है, नंबर 3 प्लस करेंगे। तो पूंजी पर ब्याज हो गया। उसके बाद में लाभ। क्या लाभ दे रखा है? लाभ नहीं दे रखा, लेकिन उसके 3 फिर कंपोनेंट जो दे रखे हैं, तीनों को जोड़ के लाभ बनता है। पहला है लाभांश। क्या दे रखा है लाभांश? नंबर 6 पर। लाभांश के बाद निगम कर देखेंगे, दे रखा है क्या? नंबर 7 पर। निगम कर के बाद में अवितरित लाभ या निगम बचते भी कहते हैं, नंबर 8 पर दे रखा है। तो हमें प्राप्त हो गया ये प्रचालन अधिशेष। फिर फॉर्मूले में लिखा है प्लस मिश्रित आय। देखेंगे क्या मिश्रित आय दे रखी है? नहीं दे रखी। उसके बाद में क्या लिखा है? बराबर घरेलू आय आ जाता है, इसका मतलब हमारी घरेलू आय आ गई है। तो एनडीपीएफसी हमें ज्ञात हो जाएगा।
इन सभी को हम जोड़ लेंगे। ठीक है, सभी को जोड़ेंगे हम और जोड़ने के बाद में आंसर लिखेंगे। क्लियर है सभी को? तो सबकी वैल्यू पुट करेंगे। नंबर 10 650 करोड़, प्लस करेंगे नंबर 2 100, प्लस करेंगे नंबर 5 किराया 230, प्लस करेंगे नंबर 3 ब्याज 260, उसके बाद में प्लस करेंगे नंबर 5 के बाद में नंबर 3 हो चुका है। नंबर 6 लाभांश 145, फिर नंबर 7, फिर नंबर 8। नंबर 7 है हमारा 25 और फिर 20। हमने सब कुछ प्लस किया है, माइनस कुछ नहीं होना। इन सबको जोड़ करके हमारे पास में क्या आ जाएगी? घरेलू आय। तो सभी को जोड़ेंगे। 650 और 100 750, 750 और 230 850, 950 980, 980 में जोड़ेंगे हम 260, 980 हज़ार 1040, 1240, 1240 के अंदर जोड़ेंगे हम 145, 1240, 1285, 385, 385 में 25 जोड़ेंगे 1385 प्लस 25 1410, 1410 में 20 जोड़ेंगे 1430। और ये हमारा क्या है? करोड़ रुपए, करोड़ लिख दिया। ये हमारे पास आ गया। हमारा क्या है? हमारे पास में घरेलू आय आई है। लेकिन हमें निकालनी क्या है? हमें निकालनी है राष्ट्रीय आय। और राष्ट्रीय आय क्या होती है हमारी? राष्ट्रीय आय होती है NNPFC। NNPFC हमें निकालना है। तो जो हमें ज्ञात करना होता है बराबर के इधर लिखते हैं। और हमें दे क्या रखा है? घरेलू आय जो हमने निकाला है NDPFC। वही सेम करेंगे। N से N नो चेंज, FC से FC नो चेंज, DP से NP की ओर जाएंगे। देखेंगे DP से NP की ओर जाएंगे तो क्या होगा? प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। तो विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय कितना दे रखा है प्रश्न में? देखेंगे नंबर 9 पर -30। तो ब्रैकेट में माइनस पहले लिखेंगे। नंबर कौन सा लिखा है उसके अंदर? नंबर 9। तो वैल्यू पुट करेंगे। मेरे पास में जगह नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करता हूं सॉल्व करने की। तो हमें दे रखा है 1430 -30, तो माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस में दे रखा है। वैसे प्लस होना चाहिए लेकिन ये देखो माइनस में दे रखा है। तो 1430 में से 30 गए तो आंसर कितना आ गया? 1400। और ये 1400 क्या है हमारा? करोड़ रुपए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर NNPFC राष्ट्रीय आय हमारी आ गई 1400 करोड़ रुपए। तो इस तरह से इसे सॉल्व करना है।